नमस्कार दोस्तों। आज हम भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित उपन्यास तमस का भाग 2 पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि कांग्रेस के कई अध्यक्ष प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। बख्शी जी परेशान हो रहे थे। न मास्टर रामदास पहुंचा था, न देशराज। गाएगा कौन? प्रभात फेरी में कम से कम एक तो गाने वाला चाहिए ही। कुछ न हुआ तो वह खुद ही गा लेंगे, लेकिन जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह पाते हैं उन्हें तो पहुंचना ही चाहिए। देख लेना मेहता जी, हम प्रभात फेरी शुरू कर देंगे। 3 गलियां लांग जाएंगे तो मास्टर दौड़ा आएगा, कहेगा बछड़ा दूध पी गया था, मैं क्या करता। इस तरह ये लोग काम करते हैं। फिर अन्य सदस्यों को संबोधित करके बोले, कश्मीरी लाल, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, शुरू करो तुम। पर कश्मीरी लाल को लोगों की टांगे खींचने में मजा आता था। झट से जर्नल की ओर मुखातिब होकर बोले, तकरीर करो जनरल, तकरीर करो। प्रभात फेरी शुरू करने से पहले तकरीर होनी चाहिए। जर्नल को और क्या चाहिए? फौरन छड़ी झुलाता, लेफ्ट राइट करता सड़क के किनारे एक पत्थर पर खड़ा हो गए। यह क्या कर रहे हो कश्मीरी लाल? यार, कोई बेला वक्त देखा करो, बख्शी ने खींच कर कहा। तुम नहीं चाहते प्रभात फेरी हो तो सीधा कहो। फिर जनरल की ओर बढ़ाए, लेकिन जनरल तकरीर शुरू कर चुका था। साहिबान, कोई नहीं साहिबान वाहिबान, नीचे उतर जाओ। बख्शी ने हाथ झुलाकर कहा, उतारो यार इसे, क्यों तमाशा करवाते हो सुबह सुबह? मेरी जबान कोई बंद नहीं कर सकता, जर्नैल ने पत्थर पर खड़े खड़े कहा और तकरीर शुरू कर दी। साहिबान, अपनी खरज फुसफुसाती हुई आवाज में जर्नल ने बोला। जर्नल की उम्र 50 के ऊपर कुछ रही होगी, पर बरसों की जेल के बाद उसके शरीर में कुछ नहीं रह गया था। जहां शहर के अन्य कांग्रेसियों को कम से कम B क्लास मिलता था, जर्नल को हमेशा C क्लास में डाला जाता रहा, जिससे वह बीमार भी पड़ता रहा और बालू से भरी रोटी भी खाता रहा। पर जर्नल ने ना तो तौबा की और ना ही अपनी जर्नली वर्दी को छोड़ा। जवानी के दिनों में लाहौर कांग्रेस के समय वह अपने शहर से लाहौर में वॉलेंटियर बनकर रह गया। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था जब पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था। उसी दिन से वह वॉलेंटियर की वर्दी पहनता आया है। जब दिन अच्छे होते तो उस वर्दी में कभी सीटी लग जाती, कभी तिरंगे की डोरी बन जाती। दिन खस्ता होते तो वर्दी धुल तक नहीं पाती थी। न जर्नल को कहीं कोई काम मिला, न उसने किया। कांग्रेस के दफ्तर से 15 रुपए महीना प्रचारक का मेहनताना लिया करता था। जो बख्शी जी आनाकानी करे तो वहीं खड़ा होकर तकरीर करने लगता था। मन में सनक थी, उसी के बल पर जिंदगी के दुख और क्लेश पार कर जाता था। उसका न घर था न घाट, न बीवी थी न बच्चा, न काम था न धाम। हफ्ते में 2-3 बार कहीं न कहीं से पिट आता था। पुलिस के लाठीचार्ज में जहां बाकी लोग जान बचाकर निकल जाते थे, वहां जर्नल अपनी सनक का मारा अपनी छोटी सी झुर्रियों भरी छाती फैलाए खड़ा रहता था और पसलियां तोड़वा कर आता था। कश्मीरी लाल, उतारो यार इसे, सुबह सुबह तमाशा दिखाने लगे हो। अब की बार मेहता जी ने ऊंची आवाज में कहा, पर जनरल और भी डटकर खड़ा हो गया। साहिबान, हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जिला कांग्रेस के प्रधान ने देश के साथ विश्वासघात किया है। जो वचन हमने रावी के किनारे सन 1929 में लिया, हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। आपका बहुत वक्त ना लेता हुआ मैं इतना ही कहूंगा कि कोई माई का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ है कांग्रेस के वसूलों के खिलाफ वर्जी कर सके। मेहता जी किस खेत की मूली हैं? हम इनसे भी निपटेंगे और इनके पिछलग्गुओं कश्मीरी लाल, शंकर लाल, जीत सिंह जैसे गद्दारों से भी निपटेंगे। जोर का ठहाका हुआ। कश्मीरी लाल, जिसने यह शोशा खड़ा किया था, स्वयं ही बख्शी जी के कानों में सुझाव डाल रहा था। अगर उतारने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा जिद पकड़ लेगा। बख्शी ने आग बबूला होकर कश्मीरी लाल की ओर देखा। ताली बजाएंगे तो यह उतर जाएगा, आप चिंता नहीं करें। 2-3 बार तालियां बजाएंगे, अपने आप ही तकरीर खत्म कर देगा। कहते हुए कश्मीरी लाल ने ताली बजाई।
बाकी लोगों ने भी तालियां बजाई। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। साहिबान, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ बस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने अपने सब्र और संतोष के साथ मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा। कांग्रेस अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। जो शपथ मैंने रावी के किनारे ली। खूब खूब, बहुत खूब। कश्मीरी लाल ने फिर ताली बजाई। साहिबान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, इंकलाब। दो चार आवाजें जवाब में उठी। जिंदाबाद। क्यों, रोटी नहीं खाते हो? जोर से नारा लगाओ, इंकलाब। ऊंची आवाज में जवाब आया, जिंदाबाद। और जनरल बैद बगल में दबकर पत्थर पर से नीचे उतर आया। जिंदाबाद। एक आवाज ढलान की ओर से भी आई और मास्टर रामदास सुबह के झुटपुटे के सामने आया। यह कोई वक्त है आने का? बख्शी जी ने गुस्से में कहा। जवाब कश्मीरी लाल ने दे दिया। बछड़ा दूध पी गया था, इस कारण देर हो गई। सभी हंसने लगे, पर मास्टर रामदास संजीदा आवाज में बोला, आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं होगी? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। तामीरी काम का किसने फैसला किया? मुझे गोसाई जी ने कल रात ही कहा था कि इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोक के गलियां साफ करेंगे। देर से आए हो और अब बहाना बना रहे हो। क्यों? मैं तो झाड़ू बेलचे वहां पहुंचा आया हूं। कुछ रात को पहुंचाए थे, कुछ सुबह ले गया था। फिर वह स्वयं ही गिनाने लगा। 5 बेलचे, 12 झाड़ू, 3 गैतिया और 5 कड़ाहियां मैं रात में ही पहुंचा आया था। शेर खां के घर पर सब सामान रखा है। हमें तो किसी ने नहीं बताया, इसलिए तो मैं भागा आ रहा हूं। जब मैं पहले आया था तो यहां कोई भी नहीं था। ढोक की नालियां साफ होंगी? तेरा दिमाग खराब है? कश्मीरी लाल ने पूछा। वहां पर तो नालियां है ही नहीं। हैं, हैं। अरे हैं, क्यों नहीं है? कच्ची नालियां हैं, पक्की नालियां हैं। कच्ची नालियां हैं तो बरसों का लसलसा कीच वहां जमा होगा। नालियां कौन साफ करेगा? हम करेंगे। तुम गद्दार हो, जर्नैल ने तुनक कर कहा। कभी कोई फैसला, कभी कोई गोसाई जी ने फैसला किया था तो बताया क्यों नहीं? अंधेरा इस बीच छटने लगा था। प्रभात फेरी के लिए इकट्ठे हुए व्यक्ति बड़ा अटपटा महसूस कर रहे थे। चलो अब वहां से तो निकलो, बख्शी जी ने कहा और बुझा हुआ लैंप उठाए आगे आए। यहां से गाते हुए चलेंगे। शुरू करो रामदास। जर्नैल लेफ्ट राइट करता हुआ आगे चलने लगा। तिरंगा कश्मीरी लाल ने उठा लिया। रामदास ने प्रभात फेरी का पुराना गीत, जिससे सदा प्रभात फेरी शुरू की जाती थी और जो कभी भी जम नहीं पाया था, अपनी ऊंची बेसुरी आवाज में शुरू किया। जरा भी लगन आजादी दी, लग गई जिन्हां दे मन दे विच। चलते कदमों की टाप के साथ साथ मंडली ने पंक्तियां दोहरा दी। रामदास ने अगली पंक्तियां उठाई। ओह मजनू वण फिरदे ने हर शहरा हर वन दे विच। मंडली ने कुतुबदीन की ढोक का रुख किया। 3। गली में कदम रखते ही नत्थू ने चैन की सांस ली। गली में अंधेरा था, जबकि सड़कों पर अंधेरा छटने लगा था। नत्थू जल्दी से जल्दी गलियों का जाल लांघ कर अपने डेरे पर पहुंच जाना चाहता था। उस बदबू भरी कोठरी में से निकलकर उसने खुली हवा में चैन की सांस ली। जिस भांति उसकी रात बीती थी, उसकी तुलना में अधजगी गलियों में उसे शांति का एहसास हुआ। बाईं ओर से उसको औरतों के धीमे धीमे बतियाने की और चूड़ियां खनकने की आवाजें आई। उसने पास से गुजरते हुए देखा, नल के किनारे 2-3 औरतें अपने अपने घड़े सामने रखे बैठी बतिया रही थी। नल में अभी पानी नहीं आया था। नत्थू को यह भी भला लगा। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसके पैर को ठोकर लगी। उसे लगा जैसे कोई चीज उसके पांव से टकराकर बिखर गई है। फिर वह समझ गया और समझते ही उसका शरीर झंझना उठा। एक घर के सामने कोई औरत टोना कर गई थी। कुछ थिगलियों में लिपटे कंकड़ और घूटे आटे का पुतला और उसमें खोसी हुई लकड़ी की खपचियां थी।
कोई बदनसीब औरत अपना क्लेश किसी दूसरे के घर में डालने के लिए टोना कर गई थी। नत्थू ने इसे अपने लिए अपशगुन समझा। ऐसी रात बिताने के बाद टोने पर पैर आ जाना एक गहरी खींच उठी, पर दूसरे ही क्षण वह संभल गया। आमतौर पर ये टोने बच्चों पर से ग्रह टालने के लिए किए जाते हैं, जबकि नत्थू के तो कोई औलाद ही नहीं है। वह अस्वस्थ सा फिर आगे बढ़ गया। इस गली को वह भली भांति पहचानता था। जहां से वो गली में दाखिल हुआ था वहां से कुछ दूर तक मुसलमानों के घर थे, एक दो धोबियों के, कुछ कसाईयों के, जो गली के बाहर छोटी सी सड़क के किनारे गोश्त की दुकानें लगाते थे। यहीं पर महमूद हमाम वाला भी रहता था। आगे चलकर कुछ घर हिंदुओं और सिखों के पड़ते थे और गली के अगले छोर तक पहुंचते पहुंचते फिर मुसलमान सिखों के घर शुरू हो जाते थे। एक घर के अंदर से गुजरते हुए उसे अंदर से किसी बूढ़े की आवाज आई, या अल्लाह, कुल दी खैर भला। बूढ़ा जागकर सभी के कुल की दुआ कर रहा था। फिर उसके खखारने और अंगड़ाई लेने उठने की आवाजें आईं। लोग जाग रहे थे। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि उसका दायां पैर किसी लसलसी चीज में धंस गया। वह गिरते गिरते बचा। साथ ही गोबर की तीखी गंध आई। उसने चौंक कर पैर निकाला तो अध टूटा घड़ा लुढ़क गया। वह समझ गया, और जहां पहले उसके मुंह से गंदी गाली निकलने जा रही थी, वहां एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर खेल गई। टोने का अपशकुन इस ठोकर ने जैसे धो पोंछ डाला हो। कुछ दिन से तपिश बढ़ रही थी और आसमान में छींटा नहीं पड़ा था। जब कभी छींटा पड़ने में देर हो जाती तो मोहल्लों में मनचले लड़के टूटे घड़े से गोबर और गाय के गोमूत्र इकट्ठा करके किसी मूजी के घर ड्योढ़ी पर फेंक आते थे। इसे बारिश बुलाने का शगुन माना जाता था। एक घर के सामने एक आदमी गली में बंधी गाय के पास खड़ा सानी बानी कर रहा था। पास ही किसी के घर में से प्याले खनकने के साथ चूड़ियां खनकने की आवाज आई। चाय तैयार हो रही थी। इतने में सामने से कोई औरत दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे हुए गुनगुनाती हुई पास से गुजरी। उसने हाथ में कटोरी उठा रखी थी। कोई औरत मंदिर या गुरुद्वारे में माथा नवाने जा रही है, नत्थू ने मन ही मन कहा। बड़े सहज सामान्य ढंग से दिन का व्यापार शुरू हो रहा था। तभी गली के सिरे की ओर से नत्थू का इकतारा बजने और साथ में किसी फकीर के गाने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज वह पहले भी सुन चुका था, पर उसने इस फकीर को कभी देखा नहीं था। प्रभात के झुटमुटे में यह फकीर अक्सर इकतारा बजाता और धीमी आवाज में गाता हुआ शहर की गलियों से गुजर जाया करता था, विशेषकर रमजान के दिनों में, जब मुसलमान लोग सवेरे सवेरे उठकर अपना रोजा खोलते थे। नजदीक पहुंचने पर उसने देखा, फकीर ऊंचे कद का, लंबे छरहरे बदन का बूढ़ा आदमी था। छोटी सी सफेद दाढ़ी और सिर पर चिंदिया टोपी और लंबा चोगा, और कंधे से बड़ा सा झोला लटका रहा था। नत्थू रुक गया। वह चाहता था कि फकीर के गीत के शब्द उसके कान में पड़े। तेनू गाफला जाग ना आई, चिड़िया बोल रहीयां। ए गाफिल, तू अभी तक सोया पड़ा है, जबकि पक्षी चहचहाने लगे हैं। फकीर गीत गाता हुआ जा रहा था। इकतारे की धीमी सी आवाज, जो अक्सर नत्थू के सपनों में घुल मिल जाया करती थी और सोए सुए भी उसे प्यारी लगती थी, अब भी उसे बड़ी मीठी लगी। उसने जेब में से एक पैसा निकालकर फकीर के हाथ में दिया। अल्लाह सलामत रखे, घर भरे रहे, फकीर ने दुआ दी। नत्थू आगे बढ़ गया। गली पार करने पर वह कुछ कुछ उजाले में आ गया। वहां से तांगा हाँकने वाले गाड़ी वालों का मोहल्ला शुरू हो जाता था। सड़क पर पहुंच जाने पर भी दृश्य बहुत कुछ बदला नहीं था, केवल यहाँ उजाला हो चला था। सड़क किनारे 2-3 तांगे खड़े थे, जिनके बम आसमान की ओर उठे हुए थे। सबके लिए दुआ मांग रहे थे। लंबी दीवार के सामने खड़ा एक गाड़ी वाला अपने घोड़े को खरहरा कर रहा था। पास में बैठी 2 औरतें गोबर की थप्पियां बना बनाकर अभी से मिट्टी की दीवार पर लगा रही थी। सड़क के बीचों बीच एक घोड़ा अपने आप अकेला ही सहज स्वाभाविक गति से चहलकामी कर रहा था। प्रातःकाल के शांति सुहावने समय में जगह जगह हल्की हल्की जीवन की गति अंगड़ाइयां ले रही थी। नत्थू को लगा जैसे वह टहलने निकला है। वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या पहचाने, पर साथ ही साथ उसके मन में अपनी बड़बड़ाहट बहुत कुछ दूर हो चुकी थी और वह स्वयं चहलकदमी सी करता हुआ एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा था। सहसा उसे ख्याल आया,
छकड़ा कहाँ तक पहुंचा होगा? वह किस ओर जा रहा होगा? बड़ा असंगत सा सवाल था, पर ख्याल आते ही अनायास ही उसके कदम तेज हो जाते। क्या वह दूर छावनी में पहुंच चुका होगा? संभव है सलोतरी के अस्पताल के सामने इस वक्त खड़ा हो। नत्थू के मुंह से गाली निकली। क्या दिन के वक्त सुअर को नहीं मारा जा सकता था? सलोतरी को मरे हुए सुअर की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर कहीं सुअर का मांस बेचने के लिए उसे मरवाया गया होगा। रात के व्यापार याद करके उसके बदन में सिहरन सी हुई। उसने बड़ी भौंडी रात काटी थी। पसीना, सुअर की बू, बंद कोठरी, सुअर की हुंकारे, 3 बार सुअर के अपने नुथने से उसके पैर काटे थे और उसकी चमड़ी ही पैर पर से नोच डाली थी। सुअर के मरने तक नत्थू स्वयं अधमरा सा हो चुका था। भाड़ में जाए मुराद अली, जहां नत्थू का मन आएगा वहीं घूमेगा। उसने जेब पर हाथ लगाकर फिर से नोट की चरमराहट सुन ली। हमें क्या, हमने अपने पैसे खरे कर लिए हैं। चरनी के पास पहुंचकर वह दाएं हाथ घूम गया। तभी दूर शेखों के बाग की घड़ी की आवाज सुनाई दी। शायद 4 का घंटा बज चुका था। इस वक्त उसकी आवाज कितनी साफ सुनाई दे रही थी। दिन के वक्त कभी सुन नहीं पड़ती है, शहर के शोर में खो जाती है। इस वक्त तो लगता आसमान के रास्ते आकर उसके कानों में पड़ रही है। कुछ ही क्षण बाद दूर के बीचों बीच ऊंचे टीले पर बने शिवालय के मंदिरों की घंटियों की आवाज उसके कानों तक आई। आवाजें बढ़ रही थी। जगह जगह घरों के दरवाजे खुल रहे थे। कुछ लोग खखारने अपनी छड़ियां सड़क पर पटकते हुए घूमने जा रहे थे। एक बकरवाहा अपनी 3-4 बकरियां लिए बकरियों का दूध बेचने निकल पड़ा था। नत्थू के कदम फिर से थिल पड़ गए। उसे सुबह की शीतल सुहावनी हवा में घूमने में मजा आ रहा था। वह अब गाड़ी वालों का मोहल्ला लांघ आया था और इमाम दीन के मोहल्ले के बाहर कमेटी के बड़े मैदान के किनारे रेलिंग के साथ साथ चलता जा रहा था। दाएं हाथ रेलिंग के पार ढलान थी और ढलान उतरकर बहुत बड़ा मैदान शुरू हो जाता था। इस मैदान में हर आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता था। जाड़ों में हर इतवार को यहाँ कुत्तों की लड़ाई हुआ करती थी। लोग शर्तें बांधते थे। जख्मी कुत्ता मैदान में से भागने की कोशिश करता तो चारों ओर खड़ी भीड़ उसे भागने नहीं देती थी। यहीं इस मैदान में नेजाबाजी हुआ करती थी। हजारों का जमाव होता था। यहीं पर बाहर से आने जाने वाले सर्कस लगाया करते थे। ताराबाई का सर्कस और परशुराम का सर्कस। यहीं पर बैसाखी का ढोल बजा करता था। दंगल हुआ करते थे। यहीं पर अब सियासी जलसे होने लगे थे। अब आए दिन जलसे होते थे। इस मैदान में मुस्लिम लीग के जलसे होते थे और बेलचा पार्टी के भी, जबकि कांग्रेस के जलसे यहाँ से दूर अनाज मंडी के पास छते हुए मैदान में होते थे। उसने जेब में से बीड़ी निकाली और ठंडी ठंडी रेलिंग पर बैठकर बीड़ी के कस लगाने लगा। तभी इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे से मस्जिद में से अजान पढ़ने की आवाज आई। प्रभात का अंधेरा एक और परत छन कर गिर गया था और आसपास के घर कुछ कुछ साफ नजर आने लगे थे। नत्थू रेलिंग पर से उतर आया था और बीड़ी बुझा दी और फिर से इमाम दीन के मोहल्ले की गलियों का रुख किया। उसे सासा याद हो आया था कि मुराद अली इसी कमेटी के मैदान के एक और कहीं रहता था। उसे यकीनी तौर पर मालूम तो नहीं था, पर वो कभी कहीं तो कभी कहीं नजर आता था। उसके घनी काली मूंछों के बीच कभी भी उसके दांत नजर नहीं आते थे। हंसता भी तब भी नजर नहीं आते थे, केवल बाछें खिल जाती थी। उसके गोल मटोल चेहरे में आंखें, छोटी छोटी पैनी आंखें सांप की आंखों की तरह चमकती रहती थी। क्या मालूम यही कहीं फिर से नजर आ जाए। यहां से चल देना ही बेहतर है, अगर कहीं उसने देख लिया तो बिगड़ेगा। उसने नत्थू से तकीदा की थी कि सुअर की लाश उठवा देने के बाद वह उसी कोठरी में मुराद अली का इंतजार करे, पर नत्थू वहां से भाग आया था। सुअर कटाई के पैसे मिल गए तो क्यों वहां कचरे और बू में पड़ा रहता। नत्थू एक सकरी गली में दाखिल हो गया और कुछ दूर जाकर दाएं हाथ को एक दूसरी गली में मुड़ गया, जो बल खाती हुई उत्तर की ओर चली गई थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके कानों में किसी गान मंडली की आवाज पड़ी, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले फकीर के गाने की आवाज आई थी। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि दूर सामने वाली गली के मोड़ पर उसे गाने वालों की आवाजें अधिक स्पष्ट और ऊंची सुनाई देने लगी। नत्थू समझ गया था कि यह कोई प्रभात फेरी की मंडली होगी। उन दिनों शहर में कुछ ज्यादा ही जलसे जुलूस नजर आने लगे थे। नत्थू की समझ में कुछ साफ नहीं था, पर हवा के नारे थे और उन्हें वह बहुत दिनों से सुनता आ रहा था। यह गान मंडली
कांग्रेस वालों की जान पड़ती थी, क्योंकि मंडली के आगे आगे कोई आदमी तिरंगा और झंडा उठाए हुए जा रहा था। जब मंडली नजदीक पहुंची तो नत्थू एक ओर को गली की दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। मंडली गीत गाती हुई सामने से गुजरने लगी। उसने देखा 8-10 लोग थे। 2-1 के सिर पर सफेद गांधी टोपी थी, कुछ के सिर पर फैज टोपी थी, 1-2 सरदार भी थे, उम्र रसीदा लोग भी थे और जवान भी। उसके पास से गुजरने पर एक आदमी ने ऊंची आवाज में नारा लगाया, कौमी नारा, वंदे मातरम। बोल भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। इसके बाद सहसा केवल क्षण भर की चुप्पी के बाद ही दूरी पर जहां एक और गली इस गली को काट गई थी, एक और नारा उठा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। नत्थू ने झट से मुड़कर देखा। 3 आदमी गली के मोड़ पर से सहसा प्रकट हो गए थे और नारे लगाने लगे थे। नत्थू को लगा जैसे गली के बीचों बीच खड़े हुए गान मंडली का रास्ता रोके खड़े हैं। इन तीनों आदमियों में से एक के सिर पर रूमी टोपी थी और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा था। वह आदमी गली के बीचों बीच खड़ा मंडली को ललकारता हुआ सा बोल रहा था, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं है। इसका जवाब मंडली की ओर से एक बड़ी उम्र के आदमी ने दिया, कांग्रेस सबकी जमात है, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। आप अच्छी तरह जानते हैं महमूद साहिब, आप भी पहले हमारे ही तो साथ थे। और उस यवोवृद्ध ने आगे बढ़कर रूमी टोपी वाले को बाहों में भर लिया। मंडली में से कुछ लोग हंसने लगे। रूमी टोपी वाले ने अपने को बाहों से अलग करते हुए कहा, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। दोनों मंडलियां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। लोग बतिया भी रहे थे और एक दूसरे पर चिल्ला भी रहे थे। वयोवृद्ध कांग्रेसी कह रहा था, वह देख लो, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। वह अजीज सामने खड़ा है, हकीम जी खड़े हैं। अजीज और हकीम जी हिंदुओं के कुत्ते हैं। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं, इनके कुत्तों से नफरत है। उसने इतने गुस्से में कहा कि कांग्रेस मंडली के दोनों मुसलमान खिसिया गए। मौलाना आज़ाद क्या हिंदू हैं या मुसलमान? वयोवृद्ध ने कहा, वह तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। मौलाना आज़ाद हिंदुओं का सबसे बड़ा कुत्ता है, गांधी के पीछे दुम हिलाता फिरता है, जैसे ये कुत्ते आपके पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। इस पर वयोवृद्ध बड़े धीरज से बोले, आज़ादी सबके लिए है, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदुओं के लिए होगी। आज़ाद पाकिस्तान में ही मुस्लिम आज़ाद होंगे। तभी गान मंडली में से एक दुबला पतला सरदार मैले कुचले कपड़े पहने और बगल में बेत दाबे हुए आगे बढ़ाया और चिल्लाकर बोला, पाकिस्तान मेरी लाश पर। इस पर कांग्रेस मंडली के लोग हंसने लगे। चुप, ओए चुप, किसी ने उसे चुप कराने को कहा। नत्थू को भी उसकी तीखी खरज आवाज सुनकर अटपटा सा लगा। लोगों को हंसता देखकर उसने समझ लिया कि यह कोई सनकी आदमी होगा, पर वह बोले जा रहा था, गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा, मैं भी पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। लोग फिर हंसने लगे। गुस्सा थूक दो जर्नैल, बस बस जर्नैल, कभी चुप भी रहा कर, बख्शी जी ने कहा। इस पर जर्नैल बिगड़ उठा, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदमी हूं। मैं सबको जानता हूं, आपको भी जानता हूं, और मैं बोस की फौज का आदमी हूं। लोग हंसने लगे, पर जब गान मंडली आगे बढ़ने लगी तो रूमी टोपी वाले ने रास्ता रोक लिया। आप इधर से मत जाइए, यह मुसलमानों का मोहल्ला है। क्यों? वयोवृद्ध बोला, आप सारे शहर में पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, कोई आपको रोकता है? और हम तो सिर्फ हब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं। इस पर रूमी टोपी वाला कुछ पिघल सा गया, पर बोला, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन कुत्तों को अपने मोहल्ले में नहीं घुसने देंगे। और उसने फिर दोनों बाह फैला दी, मानो गली का रास्ता फिर से रोक रहा हो। तभी नत्थू ने देखा, रूमी टोपी वाले से थोड़ा हटकर पीछे की ओर मुराद अली खड़ा था। उसे देखते ही नत्थू का सारा शरीर झंझना उठा। यह कहाँ से पहुंचाया? नत्थू दीवार के साथ साथ सरकता हुआ गान मंडली के पीछे हो गया।
मुराद अली ने कहीं देख तो नहीं लिया? गान मंडली के सदस्यों के पीछे खड़ा वह चुपचाप छिपा सा रह गया। यहां से उसे मुराद अली भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहने के बाद उसने सिर टेढ़ा करके देखा। मुराद अली वहां पर खड़ा था और दूर से बहस में उलझे लोगों की बातें सुन रहा था। नत्थू धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा। जब तक कि ये लोग बहस में उलझे रहेंगे, मुराद अली भी शायद वहीं बुत बना खड़ा रहे। यही मौका है यहां से निकल भागने का। अगर मुराद अली ने देख लिया तो वह जरूर डेरे पर पहुंच जाएगा और नवाब तलबी करेगा। कुछ दूर तक सरकते रहने पर नत्थू ने सहसा पीठ मोड़ी और तेजी से चलने लगा। शीघ्र ही गली का मोड़ मुड़कर आंखों से ओझल हो गया और सरपट भागने लगा। 4 टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। सामने दूर तक चौड़ी घाटी फैली हुई थी जो पहाड़ के दामन तक चली गई थी। लगता दूर क्षितिज पर सतरंगी धूल उड़ रही है। विशाल मैदान, कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां और उन पर स्वच्छ नीला आकाश जिसकी पारदर्शी ऊंचाइयों में चीलें तैर रही थी। बाईं ओर ऊंचा पहाड़ था जिसे नीली आभा ढके हुए थी। पहाड़ की ऊंचाई पश्चिम की ओर ढलते ढलते इतनी कम हो गई थी कि मैदानों को छूने लगी थी। दाईं ओर दूरियों के धुंधलके में लाली मायल के जैसी पहाड़ियां भी धूमिल सी आकृतियां नजर आ रही थी। सूर्योदय के समय इस दृश्य को दिखा पाने के लिए ही रिचर्ड अपनी पत्नी को ले आया था। रिचर्ड ने मुड़कर लीजा के चेहरे की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर उस पर कैसा असर हुआ होगा वह देखना चाहता था। इस मनोरम दृश्य को वह इस ढंग से लीजा के सामने पेश करना चाहता था मानो इतने दिन तक इसे एक तोहफे की तरह संभाल कर रखा गया हो। प्रातः की सुहावनी हवा में लीजा के सुनहरे बाल हौले हौले उड़ रहे थे। उसकी नीली आंखों में एक विशेष प्रकार की स्वच्छता और चमक थी। केवल आंखों के नीचे हल्के हल्के घूमड़ बनने लगे थे जो ऊब के कारण, अधिक बियर पीने के कारण और देर तक सोए रहने के कारण पैदा हो गए थे। लीजा को खुश कर पाने के लिए वह उसे यहाँ लाया था। अब की बार लगभग 6 महीने के बाद लीजा विलायत से लौटी थी और रिचर्ड नहीं चाहता था कि पिछली कहानी फिर से दोहराई जाए और लीजा नई जगह पर ऊबने लगे और परेशान होकर फिर विलायत लौट जाए। यदि लीजा को यह शहर पसंद नहीं आया तो यहाँ का निवास दोनों के लिए नरक बन जाएगा। वह दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद लौटेगा तो दोनों के बीच कोसी कोसा शुरू हो जाएगी। रिचर्ड ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि सुबह का वक्त वह लीजा के साथ बिताया करेगा। इसी कारण पिछले 1 हफ्ते से जब लीजा आई थी वह कभी ठंडी सड़क पर, कभी टोपी पार्क में तो कभी घुड़सवारी पर उसे बाहर लाता रहा था। अपनी ओर से लीजा भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह भी रिचर्ड की रुचियों में पूरी रुचि लेने लगे और अपने मन को लगाए रखे। जिले के डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के नाते लीजा अकेली भी छावनी सदर में घूमती तो देसी लोग उठ उठकर सलाम करते थे, भाग भाग कर उसका हुक्म बजा लाते थे। पर कोई यहाँ तक अकेला घूम सकता है और डिप्टी कमिश्नर का समय अपना समय नहीं होता। इसलिए दोनों के मन ही अंदर इस बात का खटका भी था कि वह ज्यादा देर तक चल पाएगा या नहीं, चाहते हुए भी निभ पाएगा या नहीं। वह सुंदर है, लीजा बोली। वह सामने पहाड़ कौन सा है? क्या यहीं से हिमालय के पहाड़ शुरू होते हैं? हाँ, यही समझो, रिचर्ड ने प्रोत्साहित होकर कहा। और यह घाटी आगे चलकर ऊंचे पहाड़ों के बीच सैकड़ों मील दूर तक चली गई है। कितनी सुनसान सी घाटी है, लीजा बुदबुदाई। नहीं लीजा, ये बड़ी ऐतिहासिक घाटी है। हिंदुस्तान में आने वाले सभी हमलावर इसी रास्ते से आए थे, मध्य एशिया से आने वाले भी और मंगोलिया से आने वाले भी। रिचर्ड का उत्साह बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते से हिंदुस्तान आया था। आगे चलकर घाटी 2 रास्तों में बढ़ गई है। एक रास्ता तिब्बत की तरफ चला गया है, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ। इसी रास्ते सौदागर लोग भी और बुद्ध के प्रचारक भी दूर दूर तक जाते थे। बड़ा ऐतिहासिक इलाका है। मैं तो पिछले महीने भर से इसमें घूम रहा हूँ। इतिहासकार के लिए यह इलाका बेशकीमती है। जगह जगह पुरानी इमारतों के खंडहर हैं, किले, बुद्ध विहार, सराएं। तुम तो रिचर्ड ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारा अपना देश हो, लीजा ने हंसकर कहा। देश अपना नहीं है लीजा, पर इतिहास का विषय तो अपना है, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। फिर घुड़सवारी की बेत पहाड़ी की ओर देखते हुए बोला, उस पहाड़ के पीछे करीब 70 मील की दूरी पर टैक्सिला के खंडहर हैं।
टेक्सिला जानती हो ना? हाँ, नाम सुना है। वहाँ किसी ज़माने में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लीजा मुस्कुरा दी। वह समझ गई थी कि रिचर्ड अपनी घाटी का सारा इतिहास सुनाएगा। उसे रिचर्ड का उत्साह अच्छा लगा। रिचर्ड सूखे पत्थरों के बारे में भी बड़े उत्साह से बातें कर सकता है। उसमें बच्चों जैसा कौतूहल है। डिप्टी कमिश्नर होने के बावजूद एक प्रकार का भोलापन है। काश कि वह इन बातों में दिलचस्पी ले सकती। वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ से हाल ही में मैं गौतम बुद्ध का एक बुत लाया हूँ। क्यों? पहले तुम्हारे पास कम बुत थे जो एक और उठा लाए? वहाँ नज़दीक की खुदाई हो रही थी, बहुत से बुत मिले। क्यूरेटर ने एक बुत मुझे भेंट किया। लीजा की आंखों के सामने बंगले का बड़ा कमरा घूम गया, जिसमें रिचर्ड ने तरह तरह के बुत और भारतीय लोक कला के नमूने सजा रखे हैं और अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी हैं। यही धुन उसे कीनिया में भी सवार रहती थी। वहाँ अफ्रीका की लोक कला के नमूने भरता रहता था। तरह तरह के तीर कमान, मणके, पक्षियों के पर, टोटम, और यहाँ बुत इकट्ठे करता रहता है। लीजा का ध्यान फिर आसपास के दृश्य की ओर गया। बाईं ओर नीचे छोटे छोटे पेड़ों का घना जंगल था। उसी के अंदर से घोड़े चलाते हुए टीले के ऊपर आए थे। जंगल में से निकलकर टीले के ऊपर जाने का दृश्य खुल गया था। दाईं ओर छोटे छोटे टीले थे और उनके आगे मैदान था जो फैलकर दूर धुंधलके में खो गया था। यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल लाल रंग की। लीजा टीले की ओर देखती हुई बुदबुदाई। फिर रिचर्ड की ओर मुड़कर बोली, सड़क कहाँ है? या क्या हम फिर से जंगलों के रास्ते लौट जाएंगे? फिर मजाक के से स्वर में बोली, वह सड़क तो दिखाओ जिस पर से अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया था। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं थी लीजा, लेकिन एक पुरानी सड़क लगभग 400 साल पुरानी उस टीले के पीछे से होकर चली गई है। लीजा ने रिचर्ड की ओर देखा। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे रिचर्ड के चेहरे का निचला हिस्सा बड़ा नाजुक सा लगता था। लीजा का मन हुआ रिचर्ड उस इलाके के पत्थरों, खंडहरों की चर्चा छोड़कर उसके साथ लाड प्यार की बातें करे, पर रिचर्ड अपनी लहर में बोले जा रहा था। इस इलाके के लोग भी बहुत पुराने जमाने के सैकड़ों बरसों के यहाँ आए हुए बसे हैं। फिर लीजा की ओर घूमकर बोला, क्या यहाँ के लोगों को तुमने ध्यान से देखा है? एक ही नस्ल के लोग हैं। नाक नक्श सबके एक जैसे हैं। एक तरह की नाक, होंठ, चौड़ा माथा, ब्राउन रंग की आंखें। यहाँ के लोगों की आंखें ब्राउन रंग की हैं। तुमने ध्यान दिया लीजा? एक ही नस्ल के कैसे हो सकते हैं रिचर्ड, जबकि तुम कहते हो कि इस रास्ते से तरह तरह के लोग आते रहे हैं। नहीं नहीं लीजा, यही बात तो लोग भूल जाते हैं। रिचर्ड की आवाज़ में उत्तेजना आ गई, मानो वह अपनी किसी खोज की प्रामाणिकता करने जा रहा हो। जो लोग मध्य एशिया से सबसे पहले यहाँ आए, शताब्दियों के बाद उन्हीं के नाती पोते अन्य देशों से इधर आए। नस्ल सबकी एक ही थी। वह लोग जो आर्य कहलाते थे और 1000 वर्ष पहले यहाँ पर आए हुए थे, और वे भी जो मुसलमान कहलाते थे और लगभग 1000 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। एक ही नस्ल के लोग थे। सभी एक ही मूल जाति के लोग हैं। इन बातों को ये लोग भी जानते होंगे। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते। ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर बोला, ये लोग अपने इतिहास को जानते ही नहीं, ये केवल उसे जीते भर हैं। लीजा उबने लगी थी। रिचर्ड पर कोई धुन सवार हो जाए तो वह सब कुछ भूल जाता था। जितना अधिक वह अपनी धुन में खोता जाता, उतना ही अधिक लीजा पीछे ढकेल दी जाती थी। अपनी किताबों में खोया हुआ रिचर्ड या तो डिप्टी कमिश्नर था या फिर इतिहास का खोजी। लीजा को वह बहुत चाहता था, लेकिन लीजा के लिए उसके पास समय नहीं था। घर में अलमारी के सामने खड़े खड़े किसी किताब के पन्ने पलटने लगता तो उसी में डूब जाता। इसी कारण लीजा जब उबने लगती थी, उसकी ऊब का कोई ठिकाना नहीं होता था। हर चीज़ काटने को दौड़ती थी। नेटिव लोग जहर से लगने लगते थे और अंत में या तो वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती थी, फिर 6 महीने साल भर के लिए विलायत लौट जाती थी। यहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट भी है? लीजा ने रिचर्ड की बात काटते हुए कहा। रिचर्ड को धक्का सा लगा, पर यह सवाल भी उसके लिए बहुत असंगत नहीं था। बहुत है। फिर अपनी छड़ी से बाईं ओर ऊंचे पर्वत की ओर संकेत करते हुए बोला, उस पहाड़ की तलहटी पर पानी के झरने हैं और घने पेड़ों के झुरमुट। जल के सोते नीचे तक पहुंचकर
पहाड़ में से फूटते हैं। बहुत सुंदर जगह है। हिंदुओं ने झरने के आसपास पत्थर की चिनाई करके वहां ताल बना लिए हैं। एक एक झरने को लगभग अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, राम और सीता और अपनी मायोथोलॉजी के अन्य नामों पर। यह कहते हुए रिचर्ड मुस्कुरा दिया, यह सोचकर कि ये नाम लीजा के लिए बड़े अनूठे और अपरिचित नाम होंगे। बहुत स्थान है, वह कहे जा रहा था। जगह जगह पर अनजाने पीरों की कब्रें हैं जिन पर लोग दिए जलाते हैं। पुराने किले हैं, मंदिर हैं। फिर बेत से उसी पहाड़ी के दामन में फैले एक और पेड़ झुरमुट की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां थोड़ी दाईं ओर भी एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। वहां किसी पीर की कब्र है, मुसलमानों के किसी पीर की कब्र। वहां पर बसंत के मौसम में एक अनूठा मेला लगता है। दूर दूर से नाचने गाने वाली औरतें जमा होती हैं और 15 दिन तक मेला लगा रहता है। दिन को लोग जुआ खेलते हैं, रात को नाच गाना होता है। तुम्हें कभी ले चलूंगा। क्या आजकल वहां मेला लगा है? हाँ लगा है, पर इन दिनों जाना ठीक नहीं। क्यों? इन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है। दंगा फसाद का डर है। लीजा ने हिंदुओं और मुसलमानों की स्थिति के बारे में सुन रखा था, लेकिन वह इनके बारे में बहुत कम जानती थी। मैं तो अभी तक हिंदुओं और मुसलमानों को अलग से अलग पहचान भी नहीं पाती। तुम पहचान लेते हो रिचर्ड कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? हाँ, मैं पहचान लेता हूँ। घर का खानसामा क्या हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान है। तुम कैसे जानते हो? उसके नाम से। फिर उसकी छोटी सी दाढ़ी है। उसके पहनावे भी वैसे हैं। फिर वह नमाज भी तो पढ़ता है। यहाँ तक कि उसके खान पान के तरीके भी अलग हैं। तुम्हें सब मालूम है रिचर्ड? कुछ कुछ मालूम है। तुम कितना कुछ जानते हो। तुम्हें ढेरों बातें मालूम हैं। मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तुम मुझे भी बताना रिचर्ड, मैं भी समझना चाहती हूँ। और वह तुम्हारा सेक्रेटरी, वह जो उस रोज स्टेशन पर आया था, सफेद सफेद दांतों वाला, वह कौन है? हिंदू है या मुसलमान? वह हिंदू है। तुमने कैसे जाना? उसके नाम से। तुम नाम से ही जान जाते हो? बड़ा आसान है लीजा। मुसलमानों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे कि लाल, चंद, राम ऐसे लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। इतना कुछ तो मैं कभी भी नहीं जान सकूंगी, लीजा हतोत्साहित होकर बोली। और वह टर्बन वाला आदमी कौन है जो तुम्हारी गाड़ी चलाता है, जिसके लंबी लंबी सी दाढ़ी है? वह सिख है। उसे पहचानना मुश्किल काम नहीं है, लीजा हंसकर बोली। सभी सिखों के नाम के पीछे सिंह लगा रहता है, रिचर्ड ने कहा। दोनों टीले पर से नीचे उतरने लगे। हवा में हल्की हल्की तपिश आने लगी थी। सूरज निकल आया था और वातावरण पर से रहस्य का झीना पर्दा उतरने लगा था। इस इलाके में घूमने का बहुत मजा है। तुम्हें अच्छा लगेगा लीजा। हर वीकेंड कहीं ना कहीं निकल जाया करेंगे। रिचर्ड का घोड़ा आगे आगे था। दोनों गोल गोल पत्थरों से अटे सूखे नाले को पार कर रहे थे। इस वीकेंड को कहाँ चलेंगे? टेक्सशिला? लीजा की आवाज में रिचर्ड को हल्का सा व्यंग भास हुआ। रिचर्ड के लिए टेक्सशिला यानी तक्षशिला बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण स्थल था। वहां पर वह घंटों घूमता रहता था, बार बार जाना चाहता था। लेकिन लीजा, क्या लीजा को भी खंडहरों में घूमना पसंद होगा? कुछ दिन के लिए वहां नहीं जा पाएंगे लीजा। आजकल शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है। जब स्थिति बेहतर हो गई तो चलेंगे। इस वीकेंड तो। रिचर्ड को कुछ सूझ नहीं पाया कि क्या कहे। आने वाला वीकेंड कैसा होगा? वह कहीं लीजा को ले जा पाएगा या नहीं, वह स्वयं स्पष्टतया नहीं जानता था। कहीं निकल जाएंगे, वह बुदबुदाया और नीचे पहुंचकर घोड़े की बाग मोड़ दी। नाश्ता करने से पहले रिचर्ड और लीजा बंगले के अनगिनत कमरे लांघते हुए बड़े कमरे में जाकर रुके। अप्रैल का महीना शुरू होते ही, दिन चढ़ने पर ही खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे डाल दिए जाते थे, जिससे घर के अंदर स्निग्ध सा अंधेरा बना रहता था और दिन को भी बिजली की रोशनी की जरूरत रहती थी। चारों ओर दीवारों के साथ लगी अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थी। उनके बीच जगह जगह दीवार के साथ लकड़ी के ऊंचे उघार रखे थे, जिन पर बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अनेक
ऊर्ध्वकाय बुतें रखी थी। प्रत्येक बुत के ऊपर बिजली की रोशनी का अलग से प्रबंध किया गया था। बटन दबाने पर रोशनी ऐसे कोड के बुत से चेहरे पर पड़ती थी कि उसका रूप खिल उठता। इनके अतिरिक्त दीवारों पर भारतीय चित्रकला के अनेक चित्र, अंगीठी पर गुड़िया और ताम्रपत्र पर लिखा एक ग्रंथ रखे थे। अंगीठी के सामने शिलालेख का एक बड़ा सा टुकड़ा लकड़ी के कुंदे के सहारे खड़ा था। निकट ही 3 मूढ़े और काली लकड़ी की एक लंबी नीची तिपाई रखी थी। यहाँ रिचर्ड वाइप सुलगाकर पढ़ा करता था। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।